स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। शियाओं का देश ईरान, क्या यहां पर शिया मुसलमानों ने इस बात को कबूल कर लिया है कि इस्लाम में उनका कोई फ्यूचर अब नहीं है? क्या उन्होंने इस बात को मान लिया है कि इस्लाम में ऐसी कुरीतियां हैं जिसको वो आगे निभाना नहीं चाहते हैं, या फिर मामला कुछ और है? लाखों की भीड़ जिसमें सारे शिया मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये ईरान का वीडियो है जिसमें सड़कों पर उतरकर शिया मुसलमान न सिर्फ खामेनेई के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं, बल्कि परेशान है कुछ कुरीतियों से। अब ये जो दावा किया जा रहा है, क्या ये वाकई में सच है? क्या वाकई में इस्लाम से वहां के मुसलमान परेशान हो गए हैं और इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये वीडियो सच्चा है या इसके पीछे कोई और वजह है? एक एक पॉइंट को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी होता है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ईरान की सड़कों पर मुसलमान उतरे हुए हैं, ये तो तय है, लेकिन इस वीडियो के साथ अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जिनमें से एक दावा यह है कि इस्लाम के विरोध में उतरे हुए हैं। जरा बताइए सच्चाई क्या है? कई तरह के फैक्टर्स है, वो कंबाइंड फैक्टर की वजह से वहां के लोग विद्रोह कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ। आपको शायद पता हो कि ये जो आज का ईरान है, पुराने जमाने का पर्शिया हुआ करता था। पर्शिया, पारसी लोग जिनको हम बोलते हैं ना, कि जो भारत में आके बहुत ज्यादा राइज किए और सब करोड़पति अरबपति वगैरह हो गए, बहुत पैसे कमाए। पर्शियंस जहां भी गए भाग के, वहां पे वो वेल एस्टेब्लिश्ड है और बहुत सक्सेसफुल है। और पर्शिया किसी जमाने में दुनिया का इकोनॉमिक हब हुआ करता था। तो ये एक नारा तो ये लगा रहे हैं कि वी वांट आवर पर्शिया बैक। ओके। दूसरी बात यह है कि 1975-78 का जब काल देखिएगा, तो ईरान में बहुत मॉडर्न ईरान था। मतलब उस वक्त का कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, वो आपको फैशन शोज मिलेंगे वहां पे, और वेस्टर्न कल्चर मिलेगा, सब कुछ। और इकोनॉमी वहां की बहुत ये होगी, व्यापार यूरोप और एशिया के बीच ब्रिज का काम करता हुआ दिखेगा। फिर हुआ ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन, और इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद आ गए अयतुल्लाह अल खमैनी वहां पे। अब इन्होंने कहा कि हम इस्लाम के रूल्स के अनुसार यहां पे शासन चलेगा। लेकिन उसके बाद ईरान का क्या हुआ? ईरान जितना उनके साइंस टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। जो वहां के यूनिवर्सिटीज थे, जो कि ग्लोबल रिसर्च हब थे, वो सब अब वही बुर्का, पर्दा, ये हलाल है तो ये हराम है, तो ये सब के चक्करों में वो फंस गए। अब होने लगे बर्बाद। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सद्दाम हुसैन का साथ दिया उस वक्त, गल्फ वॉर के समय में, क्योंकि सद्दाम हुसैन का वो शिया वाला जो फैक्टर था, उस वजह से। उसके बाद गल्फ वॉर के बाद ईरान पे लगने लगे सैंक्शंस, बहुत तरह के सैंक्शंस लगे। नो डाउट ईरान के पास आज तेल और नेचुरल गैस का भंडार है, लेकिन आप बेच नहीं सकते किसी को। और जो देश खरीदेगा वो दुनिया की नजर में गुनाहगार होगा। आज की तारीख में एक चाइना खरीद रहा है और कोई नहीं खरीद रहा है। थोड़ा बहुत इंडिया पहले खरीदता था, पर अभी बंद कर दिया है। तो आपके पास खजाना है, लेकिन आप उसे बेच ही नहीं सकते। तो अभी वहां स्थिति यह है नम्रता, वहां की इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी रिकॉर्ड लो पर चल रही है। वहां अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है। मैं कल परसों की खबर आपको बताता हूं। जब ये मैं देख रहा था, ईरानियन मुद्रा की कीमत कितनी है पता है? 14 लाख ईरानियन मुद्रा लेके जाइएगा, तब आपको $1 मिलेगा। जबरदस्त आर्थिक ये संकट है स्थिति फिर है। तो। ये स्थिति है ईरान की। बहुत तरह के, बहुत बुरी स्थिति। और यंगस्टर्स, वहां की सबसे बड़ी बात है कि वहां का जो स्टूडेंट है वो बहुत एक्सपोज्ड है। आप वहां की फिल्में देखिए, आप वहां के आर्ट्स देखिए, वहां कल्चर देखिए। और बहुत ज्यादा वक्त तो हुआ नहीं, 78 वाले जो हैं वो आज भी जिंदा हैं। वो बताते हैं कि दुनिया की सबसे पहली गाड़ी अगर कहीं लॉन्च होती थी तो अपने तेहरान में लॉन्च होती थी। अगर उस वक्त दुनिया के जो भी हो एंड सो पैसे वाले थे, वो तेहरान से अपने रिश्ते रखने चाहते थे। पर वो पीढ़ी अपने आने वाले पीढ़ी को बता रही कि तुम गुर्बत में आए, इस वजह से आए कि इन्होंने सारे चीजों को गड्ढम-गड्ढ कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि पिछले 5-7 सालों की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, 14,000 मस्जिदें बंद हो गई ईरान में। 14,000 मस्जिदें
और मस्जिदें बंद हो होने गई, के वहां कोई पीछे का जाता ही क्या नहीं। तर्क है? नहीं, इसके पीछे का क्या तर्क है? कोई मुसलमानों का देश है, मस्जिदें यही बंद कि होने का मतलब? यंगस्टर्स नहीं जा रहे मस्जिद। नहीं, वहां के युवा इट्स सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको एक तरफ ये इस्लामी इसलिए कानून कर नहीं रहे हैं, चाहिए। इसलिए क्योंकि उनको पता चल गया ना कि हमारी गुर्बत, हमारी जाहिलियत का सारा कारण यही इस्लाम है। तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते इसको। और वहां के यंगस्टर्स नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, एक लाइन में। वहां के यंगस्टर, जो लड़कियां हैं, वो बुर्का के खिलाफ आंदोलन कर रही है कि और वो नहीं हिजाब रहूंगी पहन पर्दे भी में, नहीं रही है। नहीं पहन रही है। वो मौलवियों को अपने गरीबी के लिए, अपने ईरान के पतन के सबसे बड़ा कारण मान रही है। और इस वजह से आप देखिएगा कि वहां रिवोल्ट तो होता रहता है, लेकिन क्या हुआ कि बीच में कैसे डाउन हो गया कि भाई इजराइल के साथ झगड़ा हो गया तो देशभक्ति की भावना के कारण चलो अपनी सरकार का साथ दे देते हैं। दे आर नॉट हैप्पी। लेकिन क्या करें, अपना देश की बात आ जाती है, हमारे देश पे कोई बम गिरा रहा है, हमारे तेहरान पे कोई अटैक कर रहा है, तो हमें मजबूरी में साथ देना पड़ेगा। तो बीच बीच में फेज चला जाता है। तो वेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट अयतुल्ला अल खुमैनी की मजबूरी है कि अगर वेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, या इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, या किसी देश के साथ वो जंग नहीं लड़ रहे होंगे, तो वहां के लोग इनको उखाड़ कर फेंक देंगे। क्योंकि फिर दूसरे सवाल शुरू हो जाते हैं कि मेरे इंप्लॉयमेंट का क्या हुआ। मैं ग्रेजुएट हूं तेहरान यूनिवर्सिटी से, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, जहां एशिया, यूरोप, इंडिया के सारे बच्चे पढ़ने आते थे। आज उस स्टूडेंट का, उस यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएट के पास एक नौकरी तक नहीं है। कैसे पंकज जी, चलेगा बताइए मुझे वहां ऐसा लगता है कि खाने जो पीने के सामानों के नहीं, दाम। ईरान के जो युवा हैं शायद वो इस बात को भी समझ गए। जैसे अभी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ था, ईरान ने भी इजराइल के साथ पंगा लेने की कोशिश की थी, बैकफुट पर आया ईरान। लेकिन जब भी किसी देश में युद्ध होता है, थोड़ी बहुत भी जंग होती है, वो देश कोई आगे तो बढ़ता नहीं है, पीछे चला जाता है। तो वहां के युवाओं को शायद ये बात समझ में आई कि बस बरगला के किसी और दिशा में झोंका जा रहा है, जबकि हमें जाना दूसरी दिशा में है, वो दिशा जो हमारे देश में पहले भी थी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ईरान के जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, ग्रेजुएशन के बाद सबसे ज्यादा पढ़ने कहां पे आते हैं पता है? किस देश में? अपने इंडिया में। और मैं जब पुणे में पढ़ता था तो बहुत सारे ईरानियंस हमारे साथ पढ़ते थे, क्योंकि उनका एक कोटा था। अच्छा, 10% कोटा था उनका। हाँ। और उनसे जब बातचीत करते थे तो बोलते थे कि इंडिया और ईरान कल्चरली इतने सिमिलर हैं, इतने सिमिलर हैं कि जब भी ईरान पे संकट आया और वो भाग के गए हैं तो वो इंडिया है। जैसे पारसी लोग भाग के कहां है इस्लाम के बाद? इंडिया है। और इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां किसी भी रिलीजन के खिलाफ किस तरह का भेदभाव नहीं हुआ, चाहे वो यहूदी हो या पारसी हो, कभी नहीं ये होगा। और फिर वो मुझे शब्दों में बताते थे कि आपके यहाँ के जो सिमिलर शब्द हैं जो संस्कृत के हमारे, कैसे, जैसे दरख्त, बड़े पेड़ को दरख्त ईरानियन में कहते हैं। यहां तक उनका ये कहना है कि जो आपका जो हिंदू नाम है वो हमारा दिया हुआ है, क्योंकि हम सिंधु को हिंदू कहते थे, हम कहते थे, और हिंदुस्तानी हमने कहा आपको सबसे पहले, तब आप हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान बने। इस हद तक कल्चरल सिमिलरिटी है। उनको बहुत, वो मतलब जब यहां पढ़ने आते थे हमारे साथ तो दे वर जस्ट अमेज्ड कि अरे यहाँ इतने अच्छे शॉपिंग मॉल्स है, यहाँ के बच्चे इतना पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, और सब कुछ, मतलब कैसे इंडिया तरक्की कर रहा है। वो पुणे में थे उस वक्त, ये 2003-2004 की मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त पुणे एक ग्रोइंग आईटी सिटी था, और वो देख रहे थे कि यहाँ आईटी हब बन रहा है, यहाँ इंजीनियर्स आ रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। वो तो पुणे बेंगलोर में आए तो वो बोले कि ओ, लोकतंत्र का ये फायदा है। और फिर वो जब वापस लौटते हैं वहां पे तो ये सारी बातें डिस्कस करते हैं अपने पीयर ग्रुप में कि यार वहां तो किस तरह का कोई बंधन नहीं, ये नहीं, वो कर सकते हैं, लड़कियां साइंटिस्ट बन सकती हैं, लड़कियां बाइक चला सकती हैं, लड़कियां, तो ये चीज जानते हैं। वो एक्सपोज, मैं ये जो बताने की कोशिश कर रहा था कि चाहे यूरोप का एक्सपोजर हो, या इंडिया का एक्सपोजर हो, या इवन चाइना का एक्सपोजर, उनके पास बहुत है, वो दुनिया देख रहे हैं, उनके पास है। बाकी पैसे हो या नहीं हो, पर इंटरनेट है वहां पे, और वो देखते हैं। इस वजह से वो जो पुराना वाला अयतुल्ला अल खुमैनी 85 साल का बुढ़ा जो हमें बोलता है कि मेरा कहना नहीं मानोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे, वो मान ही नहीं रही उनको। आप वहां जाके देखिएगा, जैसे वहां के लोकल अखबारों को आप पढ़िए, तेहरान टाइम्स है, बहुत अच्छा अखबार है, तो उसको कभी देखिएगा। वहां के लोकल जब न्यूज पढ़िएगा तो सब तब समझिए कि वहां कितना अनरेस्ट है अपने गवर्नमेंट के प्रति। और वो जो पुराने किंग जो हैं उनके पक्ष में भी नारे लगाते हैं कि वी वांट आवर ईरान बैक। वो पर्शिया कहते हैं कि हम तो पर्शिया थे। ठीक है। कुल मिलाकर ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनके पीछे की सच्चाई क्या है, मुझे लगता है ये जाननी चाहिए थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुल जमा बात यही है, कुरीतियों से या जितना पीछे ईरान जा रहा है उससे
युवा परेशान है और युवाओं को ही किसी भी देश का भविष्य कंसिडर किया जाता है। तो कम से कम यहां का युवा ये बात सोचकर चल रहा है कि भविष्य हमें अच्छा चाहिए, जो हम देख रहे हैं वो तो नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी ये खबर आपके हवाले, बताइएगा जरूर इस पर आप क्या राय रखते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।